So hello friends, today is a lecture number 4 from the mole concept. मोल कॉन्सेप्ट में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? मोलैरिटी पढ़ी थी, मोलैलिटी पढ़ी थी, नॉर्मलिटी पढ़ी थी और एन फैक्टर के बारे में पढ़ा था, इक्विवेलेंट मास के बारे में पढ़ा था। और हमने मोलैरिटी की इक्वेशनें की थी m1v1 इज इक्वल टू m2b2, दूसरी mfbf इज इक्वल टू n1m1b1 प्लस n2m2b2, तीसरी mfbf इज इक्वल टू n1m1b1 माइनस n2m2b2। जैसे नॉर्मल मोलैरिटी की इक्वेशन होती है वैसे ही नॉर्मलिटी की इक्वेशन होती है। नॉर्मलिटी की भी तीन इक्वेशनें होती हैं। n1b1 इज इक्वल टू n2b2। कहाँ यूज करोगे? जब सोल्यूशन को आप डाइल्यूट करोगे। कैसे डाइल्यूट करोगे? बाय एडिंग द सॉल्वेंट। जब कंसंट्रेट करोगे बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट। सिर्फ सॉल्वेंट चेंज करना है। दूसरी इक्वेशन nfbf इज इक्वल टू n1b1 प्लस n2b2। ये इक्वेशन कब यूज करोगे? जब एसिड को एसिड के साथ मिक्स करोगे, बेस को बेस के साथ मिक्स करोगे। जब वो एसिड की बात करता है तो वो H पॉजिटिव की बात करता है, जब वो बेस की बात करता है तो वो OH की बात करता है। तीसरी इक्वेशन NFBF इज इक्वल टू N1B1 माइनस N2B2। ये कब यूज करोगे? जब एसिड के अंदर बेस मिक्स करोगे, बेस के अंदर एसिड मिक्स करोगे। पर N1B1 किसको मानना है? जिसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे? ज्यादा होंगे। जिसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अदरवाइज आंसर नेगेटिव में आएगा, जो चलेगा नहीं। अब इसके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपको दे रखा है इसने। आपके पास एक NaCl सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है 3 मोलर, डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml। आपको इसको मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन? तो आपको सबसे पहले मोलैलिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इन 2000, यही होती है। तो मुझे ये चीजें दे रखी है, मुझे न्यूमेरिकल में देखना है। तो सबसे पहले देखने हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब 3 मोलर का मतलब क्या है? 3 मोलर का मतलब है 3 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ml सोल्यूशन। तो यहां से मुझे दो डाटा पता चले। एक पता चला NB कितने हैं? 3 मोल ऑफ सोल्यूट। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 1000 ml। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है? 1000 ml। तो मैं NB की जगह तो 3 पुट कर दूंगा। मुझे WA निकालना है। अब आपको पता है WA किसके बराबर होता है? WA होता है सोल्यूशन का वेट लो, उसमें से वेट ऑफ सोल्यूट माइनस कर दो, आपके पास WA आ जाएगा। तो मुझे वेट ऑफ ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। ये मैं यहां से निकाल सकता हूं डेंसिटी से। मुझे पता है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी होती है? इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो आपको क्या दे रखी है? डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.25 वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय 1000। तो मेरे पास वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा 1250 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया। अब आपको क्या निकालना है बेटे? वेट ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया, WB निकालना है। WB निकालना बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितने होते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। पहले लेक्चर में बताया गया था। मोल्स कितने हैं? 3 है। WB निकालना है। मोलर मास कितना है NaCl का? 58.5। इसको इस साइड ले जाओगे तो WB कितना हो जाएगा आपका पास? 175.5 ग्राम हो जाएगा। ये हो गया मेरा WB हो गया। जब WB हो गया, अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पे? सो वेट ऑफ सॉल्वेंट A इज इक्वल टू 1250 माइनस 175.5 कितना आ जाएगा आपके पास? 1074.5 ग्राम। ये आ गया WA आ गया। जब WA आ गया, NB पता लग गया 3, WA पता लग गया, तो मेरी मोलैलिटी क्या हो जाएगी? मोलैलिटी इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 1074.5 इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास? 1000। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.79 मोलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2.79 मोलर आ जाएगा। तो पहला न्यूमेरिकल आपका इस तरीके से हो सकता है। क्लियर है जी? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सेकंड वन मैं आपको देने जा रहा हूं न्यूमेरिकल, जिसमें दो सॉल्यूशनों को मैं मिक्स कर रहा हूं। मिक्स करने के बाद आपको क्या बताना है? उसकी मोलैरिटी बतानी है। क्या बतानी है? मोलैरिटी बतानी है। ठीक है। जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, क्वेश्चन दिया गया मेरे पास यहां पे 0.1 मोलर, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 100 ml of
0.1 molar HCl is mixed with 100 ml of 0.1 molar H2SO4 which is mixed with 100 ml of 0.1 molar HNO3. ठीक है, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालिए। पहला, सेकंड पार्ट, if by adding water volume of solution is made up to 1 liter, what is molarity? तो मुझे दो पार्ट करने हैं। सो देखो बेटे, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तीनों एसिड को मिक्स किया गया। तीनों एसिड को मिक्स किया गया तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या आएगा? MfBF इज इक्वल टू N1M1B1 प्लस N2 M2B2 प्लस N3M3B3। सो फाइनल वॉल्यूम कितना हो रहा है? 100 100 100, कितना हो गया? 300। तो MF इंटू 300 इज इक्वल टू, पहला एसिड क्या है? HCl। HCl एक H पॉजिटिव देता है तो इसका N फैक्टर क्या होगा? 1। मोलैरिटी कितनी है? 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है? 100 ml प्लस दूसरा एसिड कौन सा है? H2SO4। H2SO4 कितने H देता है? 2 H देता है तो इसका N फैक्टर 2 हो गया। मोलैरिटी कितनी है? 0.1 है। वॉल्यूम कितना है? 100 ml है प्लस तीसरा एसिड कौन सा है? HNO3। कितने H पॉजिटिव देता है? 1, तो N फैक्टर 1 हो गया। मोलैरिटी कितनी हो गई बेटे? 0.1। वॉल्यूम कितना हो गया? 100। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा? 10 मिलीमोल्स। ठीक है, जा 10, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहां पे? 2, ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मैंने यहां पे मिलीलीटर लिया है तो यहां भी मिली कैंसिल हो जाएंगे। मेरा आंसर कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें यहां पे लीटर में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यहां मिलीलीटर ले रहे हो तो इधर भी मिलीलीटर ले रहे हो तो मिलीलीटर कॉमन लेके कट जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 40 आ जाएगा। सो MF इंटू 300 इज इक्वल टू 40। MF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 40 बाय 300, तो मेरे पास 4/30 आ जाएगा यहां पे। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या आ जाएगी? फाइनल मोलैरिटी आ जाएगी। अब सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में बोल रहा है उसने पानी ऐड किया, सॉल्वेंट ऐड किया और उसको 1 लीटर बना दिया। 1 लीटर मतलब फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर हो गया, 1000 ml हो गया। तब फाइनल मोलैरिटी कितनी होगी? जब उसने पानी ऐड किया तो इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट थे या मिलीग्राम इक्विवेलेंट थे या मोल से वो चेंज नहीं होंगे, इसके भी चेंज नहीं होंगे, इसके भी चेंज नहीं होंगे। तब मेरे पास फर्क क्या आ जाएगा? बस फर्क ये आ जाएगा, यहां पे फाइनल वॉल्यूम 1000 ml हो जाएगा और इस साइड ये भी 10 रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा 40। तो MF कितना आ जाएगा मेरे पास? 40/1000 आ जाएगा। तो मेरे पास दिस इज अ फाइनल मोलैरिटी। तो अगर आपको एसिड के साथ एसिड मिक्स किया गया तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का, अगर मैं बेस के साथ बेस ऐड कर दूं तब भी मैं इसी तरीके का फार्मूला लगाऊंगा। ठीक है, सो अब अगला क्वेश्चन मैं क्या करने जा रहा हूं? यहां पे मैं एसिड और बेस को मिक्स करने जा रहा हूं। मैंने क्या किया? 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 is mixed with 100 ml of 0.1 molar HNO3 is mixed with 200 ml of 0.2 molar बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो बेटे, 2 एसिड मिक्स किए, एक बेस मिक्स किया, तब मुझे फार्मूला क्या लगाना है? मुझे क्या निकालना है? फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, आपको निकालना है मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन एंड दूसरा आपको बताना है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब वो एसिडिक है या बेसिक है, आपको ये चीजें बतानी है।
तो अगर आपको पता है एसिड और बेस को मिक्स किया जाएगा तो फार्मूला क्या लगाओगे, मेरे पास फार्मूला लगाओगे MfBf इज इक्वल टू N1M1B1, ठीक है, माइनस मेरे पास दो बेस है, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटे 200 इंटू 0.2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास ये 40 इंटू 2 80, तो ये 80 क्या हो जाएंगे मिलीग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो बेटे n इंटू मोलैरिटी, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। और इधर कितने आएंगे एसिड के H पॉजिटिव के 10 इंटू 2 इंटू 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20 इंटू 2 40, और इधर कितने आ जाएंगे मेरे पास 10 इंटू 0.1 इंटू 1, कितने आ जाएंगे 10 और 40 50, तो इसका मतलब OH के मिली इक्विवेलेंट्स ज्यादा है, तो OH ज्यादा है, तो ये मैं इसको बेरियम हाइड्रोक्साइड को आगे रखूंगा, क्योंकि इसके मिली मोल्स क्या आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, या मिलीग्राम इक्विवेलेंट क्या आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं। माइनस एसिड वाले क्या होंगे N2M2B2 प्लस N3M3B3। बेटे मैंने N1M1B1 उसको माना जिसके मिली मोल ज्यादा है, या जिसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट क्या है ज्यादा है। ज्यादा किसके हैं इसके हैं, मैंने फटाफट इसकी कैलकुलेशन करके देख लिया। ये दोनों एसिड थे, दोनों एसिड के H पॉजिटिव ऐड होंगे, तो दोनों एसिड के H पॉजिटिव मैंने ऐड कर दिए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहां पे फाइनल मोलैरिटी, ठीक है, किसकी कितनी इंटू क्या हो जाएगा मेरा वॉल्यूम कितना है 100 100 200, कितना हो गया बेटे 400 इज इक्वल टू, मैंने N1M1B1 किसको माना है बेरियम हाइड्रोक्साइड को, क्योंकि इसके मिलीमोल्स क्या है ज्यादा है, इसका N फैक्टर क्या है 2, क्योंकि ये 2 OH दे रहा है 2 इंटू मोलैरिटी कितनी है 0.2, कितनी है मोलैरिटी 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना है 200 ml, यहां ml ले रहा हूं तो यहां भी ml ले सकता हूं, ml कट जाएंगे तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। माइनस एसिड के, एसिड कौन सा पहला एसिड कौन सा H2SO4, उसका N फैक्टर क्या है 2, क्योंकि 2 H पॉजिटिव दे रहा है, और मोलैरिटी 0.2, वॉल्यूम 100 प्लस दूसरा एसिड HNO3 N फैक्टर 1 है, क्योंकि एक H पॉजिटिव दे रहा है, मोलैरिटी 0.1 इंटू 100, तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहां पे 80 माइनस 50 डिवाइड बाय 400 नीचे चला गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगी यहां पे फाइनल मोलैरिटी आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेट, तो नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को आप x से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन कैसे आएगा बेटे डिवाइड करके, तो मोल फ्रैक्शन रेशियो होती है, किसकी रेशियो मोल की रेशियो, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर डिवाइड बाय टोटल मोल्स, डिवाइड बाय क्या करोगे टोटल मोल, सो इट इज अ रेशियो, क्या है ये इट इज रेशियो ऑफ moles of given component to the total moles in solution, या कहीं भी in solution। तो जैसे मान लो मेरे पास एक बीकर है, उसमें A सॉल्वेंट है, A क्या है आपका सॉल्वेंट, मैंने बोला था A को सॉल्वेंट मानूंगा, B क्या है आपका सल्यूट, इसके मोल Na है, इसके मोल Nb है, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे Na प्लस Nb। मुझे उसने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालो, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B टोटल मोल्स, और Na आप क्या लिख सकते हो WA बाय MA, ये क्या है मोल्स ऑफ A निकालने का फार्मूला, होल डिवाइड बाय Na कितना है आपका WA डिवाइड बाय MA प्लस NB क्या है WB बाय MB, ठीक है। सो वैसे ही अगर आपने XB निकालना हो, XB क्या आएगा NB डिवाइड बाय Na प्लस NB, और NB क्या आएगा आपका ऊपर WB
डिवाइड बाय mb होल डिवाइड बाय wa बाय ma प्लस wb mb। तो मैं मोल फ्रैक्शन x और b के निकाल सकता हूं। नेक्स्ट थिंग हमेशा याद रखना, XA प्लस XB किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। जरूरी नहीं है दो ही कंपोनेंट हो, दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। मान लो कंपोनेंट A है, B है, C है, पानी भी है, उसमें चीनी भी है और नमक भी है, तो उसके मोल फ्रैक्शन क्या होंगे? XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहां से मैं XB निकाल सकता हूं इज इक्वल टू 1 माइनस XA आ जाएगा। क्लियर है जी? तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। एक और चीज बेटे, अगर मैं करूं XB डिवाइड बाय XA, XB क्या था आपका? NB डिवाइड बाय Na प्लस NB होल डिवाइड बाय Na डिवाइड बाय Na प्लस NB, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? NB बाय Na। तो हमेशा के लिए याद रख लो, जो मोल फ्रैक्शन की रेशियो होती है वो ही मोल्स की रेशियो होती है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A आए तो उसको आप सीधा भी ये भी लिख सकते हो, मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय मोल्स ऑफ A लिख सकते हो। अब इसके बेस पे हमसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे उसने बोला मेरे पास 3 नहीं, या फिर हम कर लेते हैं 2 मोलल एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है। क्या है? 2 मोलल सोल्यूशन, 2 मोलल एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट मतलब जितने भी कंपोनेंट है उनके मोल फ्रैक्शन निकालिए। एक्वस का मतलब क्या है? यहां सॉल्वेंट वाटर है, तो मतलब सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। जिसको सॉल्वेंट को मैं A बोलता हूं तो मुझे XA निकालना है। सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो मुझे पहले दोनों के मोल्स पता होने चाहिए। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आएंगे बेटे? वो तो उसने बोल ही रखा है 2 मोलल। 2 मोलल का मतलब 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 1 kg ऑफ वाटर। मोलल है तो 1 kg ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। अब मुझे निकालने हैं मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर का फार्मूला क्या होगा? वेट ऑफ वाटर बाय मोलर मास। अगर 2 मोलल है, 2 मोलल का मतलब क्या है? 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg ऑफ वाटर का मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000 बाय 18 विच इज इक्वल टू 55.5। तो ये आ गया आपके पास। तो मेरे पास ग्लूकोज के मोल्स भी आ गए और वाटर के मोल भी आ गए। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है तो फार्मूला क्या था बेटे? मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज G लिख लेता हूं ग्लूकोज को, मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आ जाएंगे? 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 55.5। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आ गए। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या आएंगे? मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं? 55.5 डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हैं? 57.5। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सो हमारे पास ये मोल फ्रैक्शन की टर्म भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हमारी आती है वो आती है बेटे परसेंटेज। क्या आती है? परसेंटेज। सो परसेंटेज आप सबको पता है, परसेंटेज हमेशा 100 में से निकाली जाती है। ठीक है, कैसे निकाली जाती है? 100 में से। जैसे मान लो हमारा कोई एग्जाम होता है, एग्जाम में हमारे पास 95 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100, तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। सो 100 में से कितने नंबर आए? तो मैं कहूंगा 95%। 95% का मतलब क्या है? 100 में से आपके 95% मार्क्स आए हैं। तो वैसे ही परसेंटेज 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? एक होती है वेट बाय वेट, जिसको हम मास बाय मास परसेंटेज भी लिख सकते हैं। एक होती है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एक होती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
तो सबसे पहले मैं वेट बाय वेट, जब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिस्कस करूंगा, अगर आपको वेट बाय वेट परसेंटेज समझ आ जाती है तो अल्टीमेटली आपको बाकी परसेंटेज भी समझ आ जाएगी। तो जैसे मान लो मैं अगेन एक बीकर ले रहा हूं, इस बीकर में सॉल्वेंट ए है, ए क्या है आपका सॉल्वेंट है, बी क्या है सॉल्यूट है, बी आपका क्या है बेटे सॉल्यूट है। ठीक है, सो आपके पास इसके मोल्स, या फिर मैं वेट ले लेता हूं, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मान लो 90 ग्राम है, एंड WB वेट ऑफ सोल्यूट क्या है 10 ग्राम है, और टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम है। तो मुझे बोला जाता है परसेंटेज ऑफ ए निकालनी है। परसेंटेज ऑफ ए, जिसकी भी परसेंटेज निकालनी हो, जिसकी भी परसेंटेज निकालनी हो उसका वेट ऊपर रखिए, वेट ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वेट इनटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। वेट ऑफ ए कितना है बेटे 90, टोटल वेट कितना है 100, तो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ए कितनी आ जाएगी 90%। अगर कोई मुझे कहता है कि वहां 90% ए है तो मुझे इसमें 3 इंफॉर्मेशन पता लगती है अगर बाइनरी सोल्यूशन है। पहली इंफॉर्मेशन ए का वेट 90 ग्राम है, दूसरी इंफॉर्मेशन टोटल वेट सोल्यूशन आप 100 ग्राम मान के चल रहे हो, तीसरी इंफॉर्मेशन बी का वेट कितना होगा 10 ग्राम होगा, कितना होगा 10 ग्राम। तो हमें बेसिकली जितना डाटा हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे उतना न्यूमेरिकल हमारे लिए क्या बनता जाएगा इजी बनता जाएगा। अब मुझे उसने बोल दिया परसेंटेज ऑफ बी निकालो, परसेंटेज ऑफ बी निकालनी है तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका वेट ऊपर डिवाइड बाय टोटल वेट इनटू 100। तो मेरे पास बी का वेट कितना है 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10%। तो बी क्या है 10% है। तो बेसिकली क्या है वेट बाय वेट परसेंट क्या है, वेट बाय वेट परसेंट क्या है, परसेंटेज का मतलब 100 में उसके कितने पार्ट है। तो वेट बाय वेट परसेंट की आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, वेट बाय वेट परसेंट की डेफिनेशन लिख सकते हो इट इज पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब जिसकी भी आप बात कर रहे हो, चाहे वो सॉल्वेंट है चाहे वो सोल्यूट है, इट इज पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट। और पार्ट की जगह अगर आपको पार्ट ना समझ आए आप लिख सकते हो इट इज ग्राम ऑफ कंपोनेंट, ग्राम ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स और ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या है कि जिसकी भी परसेंटेज निकालनी है उसके कितने पार्ट या कितने ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। जैसे मान लो अब मुझे अगेन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने यहां 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया। मान लो मेरे पास ए सॉल्वेंट था जो कितना था 160 ग्राम और बी सॉल्यूट था वो था 40 ग्राम, वो कितना था 40 ग्राम था। तो टोटल वेट कितना हो गया उसका सॉल्यूशन का, टोटल वेट हो गया 200 ग्राम, टोटल वेट कितना हो गया 200 ग्राम। तो मैं लिख सकता हूं यहां में 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम सॉल्यूट, 200 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्यूट है। अगर 1 ग्राम सॉल्यूशन होता 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा 40 बाय 200, 40 बाय कितना होगा 200, यूनिटरी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालनी है तो मुझे 100 ग्राम में देखना है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 40 बाय 200 इंटू 100, दिस इज कंटेन। तो मेरे पास कितना हो जाएगा ये, इट इज 20%। ठीक है, तो इसीलिए परसेंटेज यहां 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे 100 ग्राम सॉल्यूशन में देखना है। किस में देखना है 100 ग्राम सॉल्यूशन में देखना है। तो जब भी आप वेट बाय वेट परसेंटेज की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं सॉल्यूशन को 100 ग्राम मानता हूं तो उस 100 ग्राम में उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के कितने ग्राम होंगे, जितने ग्राम होंगे उसके वही उसकी क्या होगी परसेंटेज होगी, वही क्या होगी बेटे परसेंटेज होगी। तो सेम अप्लाई होगा मेरा वेट बाय वॉल्यूम के लिए। किसके लिए अप्लाई होगा, वेट बाय वॉल्यूम के लिए। तो पहले इस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, पहले हम वेट बाय वेट को क्लियर कर लेंगे सही ढंग से,
सो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या है? अगर मैं 100 ग्राम सोल्यूशन लेता हूं तो 100 ग्राम सोल्यूशन में उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के कितने ग्राम प्रेजेंट है, दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, अब जैसे मुझे बोल दिया गया, जरूरी नहीं आप परसेंटेज सोल्यूशन में ही निकालो, आप परसेंटेज कंपाउंड के अंदर भी निकाल सकते हो। मुझे बोल दिया गया फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन H2SO4। H2SO4 में हर एलिमेंट की परसेंटेज निकालो, मतलब मुझे हाइड्रोजन की परसेंटेज भी निकालनी है, सल्फर की भी निकालनी है और ऑक्सीजन की भी निकालनी है। अगर मुझे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है, वो किसके बराबर होगी? वेट ऑफ हाइड्रोजन इन H2SO4। मैं ये मान के चलूंगा मैं इसका 1 मोल ले रहा हूं। कितने मोल ले रहा हूं? 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या होगा? इसका वेट क्या होगा? 2 × 1 + 32 × 1 + 4 × 16 इज इक्वल टू 98। अगर मैं इसका 1 मोल ले रहा हूं तो टोटल में 98 ग्राम क्या ले रहा हूं? H2SO4 ले रहा हूं। अगर मैं 98 ग्राम H2SO4 ले रहा हूं, इस 98 ग्राम में हाइड्रोजन का वेट कितना है? 2 ग्राम, सल्फर का वेट कितना है? 32 ग्राम और ऑक्सीजन का वेट कितना है? 64 ग्राम। अगर मुझे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालनी हो तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास इंटू 100, इंटू क्या होता है? 100। तो अगर मुझे यहां पे निकाल, और वेट ऑफ एलिमेंट किसके बराबर होता है? अगर आपको पता हो, याद हो, वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिसिटी इंटू एटॉमिक वेट। देखो बेटे, एटॉमिसिटी 2 थी, एटॉमिक वेट 1 था, तभी 2 ग्राम था ये यहां पे। तो मुझे अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी हो तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी आएगी? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मोलर मास इंटू क्या आएगा? 100। और वेट ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर आएगा? एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इंटू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय मोलर मास इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी आ जाएगी? एटॉमिसिटी कितनी है? 2। देखो भाई, एटॉमिसिटी 2 है, एटॉमिक वेट 1 है, डिवाइड बाय 98 इंटू 100। तो मेरी ये क्या आ जाएगी? परसेंटेज ऑफ क्या आ जाएगी? हाइड्रोजन। अगर मैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहूं, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना चाहूं, सल्फर की एटॉमिसिटी क्या है? कुछ नहीं लिखा है, तो एटॉमिसिटी क्या मानो? 1 मानो। एटॉमिसिटी 1 है और इसका क्या है? 1। एटॉमिक वेट कितना होता है सल्फर का? 32 बाय 98 इंटू क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। वैसे ही अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी हो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी आएगी? एटॉमिसिटी आपकी 4 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 98 इंटू क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहां पे परसेंटेज ऑफ क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन आ जाएगी। तो अगर आपने वेट बाय वेट परसेंटेज निकालनी है तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका वेट ऊपर, डिवाइड बाय टोटल वेट, चाहे वो सोल्यूशन हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे कुछ भी हो, इंटू 100 आ जाएगा। इंटू क्या आ जाएगा बेटे? 100 आ जाएगा। तो यहां से हम वेट बाय वेट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और एलिमेंट की परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन परसेंटेज पे इस तरीके से आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है? मैंने क्या बोला आपको? अगर किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है, क्या था एलिमेंट की परसेंटेज का फार्मूला? एटॉमिसिटी इंटू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय मोलर मास इंटू 100। अब उसने आपको क्वेश्चन दे दिया, यू हैव एन एंजाइम, एक एंजाइम है। एंजाइम में क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, इस तरह के कंपाउंड होते हैं। उसने बोला आपके पास एक एंजाइम है, एंजाइम में 0.04% सल्फर है। क्या है? यू हैव एंजाइम, उसके अंदर सल्फर कितनी है? 0.04% है। फाइंड आउट, क्वेश्चन दे दिया उसने, फाइंड आउट मिनिमम मोलर मास ऑफ एंजाइम। इस एंजाइम का मिनिमम मोलर मास निकालो। बेटा याद रखना, जब भी वो मिनिमम मोलर मास लिख दे तो आपने उसकी एटॉमिसिटी 1 मान लेनी है। ऐसा मैंने क्यों बोला? मिनिमम का मतलब क्या है? कम से कम उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो जब मैंने उसमें बोला कि उसमें सल्फर प्रेजेंट है तो कम से कम उसमें सल्फर का एक एटम तो होगा। तो जब भी वो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की बात करो तो जिस भी एलिमेंट की परसेंटेज दी गई है
उसकी एटॉमिसिटी 1 मान लीजिए, ये अज्यूम कीजिए कम से कम उसमें एक एटम उसका प्रेजेंट है। तो मेरे पास मुझे फार्मूला पता है, परसेंटेज ऑफ सल्फर का फार्मूला क्या होगा, जिसकी भी परसेंटेज निकालनी है उसका वेट ऊपर, वेट ऑफ सल्फर डिवाइड बाय मोलर मास इनटू क्या आ जाएगा 100। परसेंटेज कितनी दे रखी है बेटे आपको 0.04। वेट ऑफ सल्फर कितना होता है, एटॉमिसिटी क्या मान लिया आपने, ठीक है। तो मेरे पास क्या है यहां पे एटॉमिसिटी 1 मान ली, वेट ऑफ सल्फर एटॉमिक वेट कितना है 32 डिवाइड बाय मोलर मास मुझे निकालना है इनटू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो आप मोलर मास को इधर ले जाइए और इसको नीचे ले आइए, तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, मोलर मास इज इक्वल टू 3200 डिवाइड बाय 0.04। इसको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने से मेरे पास कितना आ जाएगा, जहां पे 800 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको परसेंटेज दे देगा, यहां पे आपसे क्या पूछ लेगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछ लेगा। कई बार क्या होगा, आपको परसेंटेज भी दे रखी होगी, मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा होगा, एटॉमिक वेट आपको एलिमेंट का पता होगा, आपको उसकी एटॉमिसिटी निकालनी होगी कि अगर इसका मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास, या अगर तुम यू में लेते हो तो 1 मॉलिक्यूल का मास। तो आपको परसेंटेज दे रखी होगी, मॉलिक्यूलर मास दे रखा होगा, एटॉमिक वेट आपको पता ही होता है एलिमेंट का, एटॉमिसिटी निकालनी होगी, मतलब उसके 1 मॉलिक्यूल में उसके कितने एटम होंगे, उसके कितने होंगे एटम्स होंगे। क्लियर है जी। सो इस तरह से क्वेश्चन मेरे पास वेट बाय वेट परसेंटेज पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर ये समझ आ गया तो ये दोनों समझ आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सिंपल सी बात है, जिसकी आपने वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है उसका वेट ऊपर रखना है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मेरे पास एक बीकर है, इसमें मेरे पास ए सॉल्वेंट है, ठीक है, और बी क्या है सॉल्यूट है। ये ए सॉल्वेंट है, बी क्या है सॉल्यूट है। मान लो जो बी है, बी का वेट क्या है, डब्ल्यू बी है तुम्हारा 20 ग्राम, कितना है 20 ग्राम है। और तुम्हें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml। तो जब भी आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, जिसकी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है उसका वेट ऊपर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। सो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ कंपोनेंट, जिसकी भी निकालनी है उसका वेट ऊपर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 ml से निकाली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां अगर मुझे वेट बाय वॉल्यूम निकालना हो, कितना है वेट इसका 20 डिवाइड बाय कितना है 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, इट इज 20% वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वैसे ही आपके पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम कब लेते हैं, जब सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी क्या हो लिक्विड हो। तो इसमें भी सेम वही रहेगा, जिसकी भी आपने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है उसका वॉल्यूम ऊपर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। मान लो आपने निकालनी है V बाय बी ऑफ ए निकालनी है, B बाय बी परसेंटेज ऑफ ए निकालनी है, तो क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इनटू क्या आ जाएगा 100। B बाय बी परसेंटेज ऑफ आपने बी की निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इनटू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो। क्लियर है जी। तो हम यहां से परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक और कंसंट्रेशन टर्म होती है बेटे, पार्ट्स पर मिलियन। कौन सी कंसंट्रेशन टर्म, पार्ट्स पर मिलियन।
ppm, पार्ट्स पर मिलियन। नाम से ही पता चल रहा है। परसेंटेज में हम क्या देखते थे बेटे? परसेंटेज में देखते थे कि अगर सॉल्यूशन के 100 पार्ट है, सॉल्यूशन के 100 ग्राम है, पार्ट हो, पार्ट आपके उसमें आप ग्राम भी ले सकते हो, वॉल्यूम भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अगर सॉल्यूशन के 100 पार्ट है तो उस 100 पार्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने पार्ट है वो उसकी परसेंटेज है। यहाँ पे क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है? अगर सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट है, कितने पार्ट है? 1 मिलियन पार्ट है। 1 मिलियन कितना होता है? 10⁶। तो अगर हम आपके पास सॉल्यूशन 1 मिलियन ग्राम है तो 1 मिलियन ग्राम में सॉल्यूट के कितने मोल होंगे, सॉल्यूट के कितने ग्राम होंगे, वो उसकी क्या होगी? पार्ट्स पर मिलियन। सो पार्ट्स पर मिलियन क्या होगा मेरी? इसकी डेफिनेशन होगी इट इज पार्ट्स, इट इज पार्ट्स, पार्ट्स की जगह आप ग्राम भी लिख सकते हो, पार्ट्स और ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स और ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन 1 मिलियन ग्राम है तो 1 मिलियन ग्राम में सॉल्यूट के जितने ग्राम होंगे वो उसके होंगे पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम न्यूमेरिकल से सॉल्व करके देख सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन हम वहां पे लेते हैं जहां पे कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम होती है, व्हेन द सॉल्यूशन इज वेरी 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 डाइल्यूट। लेट अस सपोज मुझे एक न्यूमेरिकल दिया गया, क्या बोला गया? उसने बोला, क्वेश्चन में बोला 1 मिलीग्राम of chloroform is present in 200 gram of solution. 200 gram of solution. Find out ppm of chloroform. क्या फाइंड आउट करना है आपने? ppm ऑफ क्लोरोफॉर्म फाइंड आउट करने हैं। तो मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूशन है 200 ग्राम। और वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूट, जब मैं बी मतलब सॉल्यूट, मैं इसको क्लोरोफॉर्म भी लिख रहा हूं। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरा? 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 10⁻³ ग्राम क्लोरोफॉर्म। तो उसमें 10⁻³ ग्राम क्लोरोफॉर्म है। तो 1 ग्राम के अंदर कितने क्लोरोफॉर्म होगी? 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 10⁻³ डिवाइड बाय 200। ग्राम ग्राम कट जाएंगे, मेरे पास इतनी क्लोरोफॉर्म होगी। पर मुझे पार्ट्स पर मिलियन निकालने के लिए मुझे किसमें निकालना है? 1 मिलियन ग्राम में कितनी होगी? सो 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 10⁻³ डिवाइड बाय 200 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 10⁻³ बाय 200। आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1000 बाय 200। तो मेरा ये कट जाएगा, इट्स 5 ppm। क्या आ जाएगा आंसर? 5 ppm मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो अगर मुझे यहां पे क्या निकालने हैं? पार्ट्स पर मिलियन निकालने हैं। क्या निकालने हैं बेटे? पार्ट्स पर मिलियन निकालने हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन का फार्मूला मेरे पास क्या होगा? ppm इज इक्वल टू, जिसके भी पार्ट्स पर मिलियन निकालने हैं, वेट ऑफ कंपोनेंट, उसका वेट ऊपर, डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। अब बेटे देखिए 10⁻⁶ क्यों किया मल्टीप्लाई में? क्योंकि मुझे 1 मिलियन में निकालने थे। परसेंटेज में मल्टीप्लाई करते थे 100 से, क्योंकि हमें क्या निकालने थे? 100 पार्ट में से निकालने थे। यहां कितने पार्ट्स में निकालने हैं? 1 मिलियन पार्ट में उसके कितने पार्ट है? दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। क्या हो जाएगा मेरे पास?
पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी तक हमने जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी वो कौन सी पढ़ी? मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के बाद वेट बाय वेट, फिर वेट बाय वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फिर उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट? वो कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो आप देख लीजिए किस किस में वॉल्यूम आ रहा है। सबसे पहले मैंने कराई थी मोलैरिटी। मोलैरिटी में वॉल्यूम आ रहा था। मैं सारे फार्मूले एक बार सम अप कर रहा हूं। यहां पे क्या है मेरे पास? यहां पे सबसे पहले है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या थी? NB डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू 1000। मोलैलिटी NB डिवाइड बाय WA इनटू 1000। नॉर्मलिटी, अपने पास नॉर्मलिटी क्या थी? ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू 1000। उसके बाद क्या थी मेरे पास? नॉर्मलिटी के बाद मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय Na प्लस NB। उसके बाद वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज मैं B की निकाल रहा हूं सल्यूट की, WB डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। पार्ट्स पर मिलियन, वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमने की। तो अब इसमें देखिए जहां जहां वॉल्यूम आ रहा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। सो कौन कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। मोलैलिटी यहां कहीं वॉल्यूम नहीं आ रहा, ये भी वेट है। अगर आपको NB याद होगा वो क्या था? वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहां वॉल्यूम नहीं आ रहा, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। यहां वॉल्यूम आ रहा है, इट विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मोल्स, मोल्स में ऊपर भी वेट होता है, नीचे भी वेट होता है। गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। यहां भी वेट है, यहां भी वेट है, कोई वॉल्यूम नहीं है, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। वेट बाय वॉल्यूम, यहां वॉल्यूम आ गया, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। पार्ट्स पर मिलियन, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा क्या ये वॉल्यूम पे डिपेंड, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन टर्म या नहीं करेगी? ठीक है बेटे। सो अब लास्ट 2 कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी रह जाती हैं, दैट इज स्ट्रेंथ एंड फॉर्मेलिटी। ठीक है बेटे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। क्या बात करते हैं? स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ मोलैलिटी की तरह ही है। स्ट्रेंथ में हमने क्या देखना है? स्ट्रेंथ में देखना है कि सल्यूट के कितने ग्राम 1 लीटर सोल्यूशन में है। सो इट इज ग्राम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ का फार्मूला बेटे, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लीटर्स अगर मिलीलीटर में हो तो क्या आ जाएगा? ऊपर WB डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे? ग्राम पर लीटर, क्योंकि ऊपर क्या है? सॉल्यूट का वेट ग्राम में लेना है, वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर में, तो ग्राम पर लीटर। तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अगली कंसंट्रेशन टर्म आपके पास है फॉर्मेलिटी। को है फॉर्मेलिटी। ठीक है, क्या टर्म है आपके पास? फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी क्या है मेरे पास यहां पे? ये मोलैलिटी की तरह ही है। किसकी तरह है? अगेन मोलैलिटी की तरह है। सो नाम अलग है, ये आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ WB डिवाइड बाय फॉर्मूला वेट। कौन सा वेट? फॉर्मूला वेट। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला वेट
तो एक तरह के मोल ही आ गए ये, न्यूमेरिकली एक ही चीज बन जाएगी, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। सो दीज आर सम कंसंट्रेशन टर्म। तो ये भी क्या है मेरे पास, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी होगी आपकी, मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, वैसे ही मास परसेंटेज, जब वेट बाय वेट परसेंटेज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन क्या होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। सो दीज आर सम फार्मूलाज, जो कंसंट्रेशन टर्म जो हमारी अगेन एंड अगेन जहां भी सोल्यूशन की बात होगी वहां पे ये यूज होंगी, तो इनको बड़े ध्यान से करना है। इसके बेस पे नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके देन, सी यू।